हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग सोच रहे थे कि ये सेम ड्रीम बैटलफील्ड है जहाँ पे मैं था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सरप्राइजिंग है कि जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन है वो एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं और स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस ड्रीम बैटलफील्ड की, मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। मेरे को भी रेड स्क्वाड करके ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। अगर मेरे को पहले पता होता इन्फॉर्मेशन के बारे में तो आसान हो जाता उनसे डील करने के लिए। तो एपिसोड नंबर 284 की स्टार्टिंग होती है। एक डीमोनाइट बोलता है कि 13,000 माइल में नॉर्थ वेस्ट में एक अबैंडन टावर है, उसमें स्पिरिट्स हैं भरी हुई पूरी तरह से। अगर तुम लोएस्ट लेवल को मारोगे इविल स्पिरिट को तो तुम्हें 300 ड्रीम पॉइंट्स मिलेंगे। 9 पीपल का ग्रुप चाहिए वहां पे जाने के लिए। तो एक डीमोनाइट बोलती कि मैं जाना चाहता हूँ। लूजिंग सोच रहा है कि मैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करूँ। जो टावर है वो उसी रास्ते में जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, नॉर्थ में। एक डीमोनाइट और बोलती है कि 24 माइल्स दूर एक डेड ट्री है, वहाँ पे इमरजेंसी है, एक रेस्क्यू टीम की जरूरत है। अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे और हम सक्सेसफुली लियू को और लान रान को सेव कर लेंगे तो तुम्हें 5 लाख ड्रीम पॉइंट्स मिलेंगे। लूजिंग सोच रहा था क्या लियू वो भी अपर एलम में है या फिर कोई सेम नेम से उसी की तरह। मेरे को जाना पड़ेगा और सिचुएशन को चेक करना पड़ेगा। एक डीमोनाइट बोलती कि मैं भी जाना तो चाहती थी पर वो जो डेड ट्री है वो एक बहुत ज्यादा टफ प्लेस है, तो हम क्यों जाए वहाँ पे रेस्क्यू के लिए। दूसरा डीमोनाइट बोलता हाँ, ऐसे लियू और लान रान जो थे वो एलीट नहीं है मेन सिटी के, वो भी फेल हो गए। वो जो पहली वाली डीमोनाइट होती है वो बोलती है कि नहीं वो फेल नहीं हुए हैं, उनके ऊपर किसी दूसरी टीम ने सरप्राइज अटैक कर दिया और वो सभी डीमन क्लैन के हैं। लियो और लान रान वहाँ पे फंसे हुए हैं गेट पे डेड ट्री के, और जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक डीमोनाइट बोलता है डीमंस द्वारा उन्हें बस यही आता है कि वो दूसरों के ऊपर अटैक ही कर सकते हैं। मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे और उनको स्लोटर करना चाहता हूँ अपने स्वॉर्ड से। एक डीमोनाइट बोलता है कि हाँ मैं भी जाना चाहता हूँ डेड ट्री के पास। एक और डीमोनाइट बोलता है कि मेरे को भी साथ में ले चलो, मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ लियो और लान रान की। वो डीमोनाइट बोलती है पहले वाली कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे और जाओगे साथ में तो तुम सिर्फ वेस्ट ही कर रहे हो अपने ड्रीम पॉइंट्स को जो तुमने इतनी ज्यादा मुश्किल से अर्न किए हैं। ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस ट्रिप होगी, तो तुम श्योर हो ना कि तुम कर सकते हो कि नहीं। बाकी जो सोचते हैं कि वो अच्छा कर सकते हैं तो मेरे साथ आओ। एक डीमोनाइट बोलता है मैं, एक और बोलती है कि मैं भी। वो पहले वाली डीमोनाइट बोलती है कि तुम दोनों कर सकते हो, और कोई। लूजिंग बोलते क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। वो जो डीमोनाइट होती है वो चुप होती है। एक डीमोनाइट बोल रहा था क्या ह्यूमन रेस का मार्शल आर्टिस्ट, ये बकवास मत करो। जो गेट ऑफ डेड ट्री है वो सीक्रेट प्लेस है जो हमारी नाइट ट्राइब ने ऑक्यूपाई किया है, कोई दूसरी रेस एंटर नहीं कर सकती है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ, और ऊपर से हम वहाँ पे डीमंस के साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें किसी ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट की हेल्प नहीं चाहिए। और डीमोनाइट सोच रही होती है कि ऐसे बाहर से मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा कोई छुपा सकता है अपनी पावर को तो सिंपल मार्शल आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता है, तो ये शायद हेल्प कर सकता है। वो डीमोनाइट बोलती है कि ह्यूमन रेस के मार्शल आर्टिस्ट तुम हमारे साथ आ सकते हो डेड ट्री के लिए। तो एक डीमोनाइट बोलती है कि तुम ऐसे फॉरनर को कैसे लो कर सकते हो एंटर करने के लिए, अगर तुम ऐसे बाहर के वॉरियर को चूज करोगे इस मिशन के लिए तो लियू तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएगी। तो एक डीमोनाइट बोलता हाँ ऐसा ही होगा। वो जो डीमोनाइट होती है पहले वाली वो बोलती है अगर लियू किसी को ब्लेम करेगी तो मैं उस ब्लेम को अपने ऊपर ले लूंगी, ठीक है, तुम बाकी जा सकते हो, लीव कर सकते हो अगर नहीं जाना तुमने तो। मार्शल आर्टिस्ट चुप हो जाते हैं। वो बोलती है कि मेरा नाम बाई वी है, तुम्हारा वेलकम है ज्वाइन करने के लिए। लूजिंग बोलता है मेरा नाम लियू टांजिंग है। एक डीमोनाइट बोलता है कि बर्डन ही होगा हमारे ऊपर, तुम इतने ज्यादा बेकार इंसान को क्यों अपने साथ लेके जा रहे हो डेड ट्री पे। वो डीमोनाइट बोलती है कि अगर ये बच्चा हमारे ऊपर बोझ होगा तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, तुम क्यों वरी कर रही हो इसके बारे में कि ये जब डेड ट्री में एंटर करेगा तो इससे प्रॉब्लम होगी, तुम इसे इसकी सिचुएशन में क्यों नहीं छोड़ देते। वो डीमोनाइट चुप हो जाता है। फिर वो आगे की तरफ उड़ रहे होते हैं। वो जो डीमोनाइट होता है पहले वाला वो लूजिंग की तरफ घूर रहा होता है। लूजिंग सोच रहा होता है मैं देख सकता हूँ कि ये मतलब मेरे को पसंद नहीं करता है, तो जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन है वो ये अच्छी बात है कि वो टॉलरेट कर सकते हैं। अगर डीमन होते मतलब इनकी जगह तो एक फाइट तो ऑलरेडी हो जाती है यहाँ पे। वो ऐसे आगे जाते तो वहाँ पे ट्रीज होते हैं जिनमें कोई भी लीव्स नहीं होते हैं। लूजिंग बोलता है ये डेड ट्रीज, पर ऐसे देखने से लग रहा है तो इनमें लाइफ्स है थोड़ी बहुत। वो डीमोनाइट बोलती है कि हाँ ये जो डेड वुड है ये सब कुछ ठीक ही है, मतलब इनमें अगर हम इस फॉरेस्ट ऑफ डेड ट्रीज में जाएंगे तो ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे और जाग जाएंगे, पर हम इतने ज्यादा ड्रीम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर हम इन्हें मारेंगे तो। इनसे सिर्फ हमें 1 या 2 ड्रीम पॉइंट ही मिलेंगे, तो इनसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो आगे जाते हैं, एक टेलीपोर्टेशन गेट टाइप होता है। वो डीमोनाइट बोलती है कि हम इससे पास करेंगे इस वर्लपूल से और फिर हम गेट ऑफ डेड ट्रीज में एंटर कर सकते हैं। पर ध्यान देना जो डेड ट्रीज आसपास वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। तब जो ग्राउंड से ट्रीज की रूट्स निकल रही होती है वो डीमोनाइट बोलती है ध्यान से, वो ट्रीज की रूट उनकी तरफ आ रही होती है। लूजिंग उन्हें डॉज कर लेता है। लूजिंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। वो अपना मूवमेंट टेक्निक यूज करता है, चेजिंग क्लाउड मूवमेंट टेक्निक, और जल्दी जल्दी से मूव कर रहा होता है और उन्हें डॉज कर रहा होता है। वो जो रूट होती है वो एक डीमोनाइट को मारती है। वो डीमोनाइट नीचे गिर जाती है, फिर और ज्यादा निकलते हैं नीचे से और उसे पकड़ लेती है। जो मेन लीडर होती है डीमोनाइट वो बोलती है कि सेव करो उसे। वो दोनों 2 डीमोनाइट जा रहे होते हैं उसे बचाने के लिए, तो और ज्यादा रूट्स निकलती हैं और उन्हें रोक लेती हैं। लूजिंग से मूव कर रहा होता है। वो उनकी तरफ देखता है और सोचता है वेल क्या करूं मैं इनका। लूजिंग डॉज के लिए तो जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। लाई बोलती है कि लियू टांजिंग ये यूजलेस है, वापस आ जाओ। लूजिंग जल्दी से वहां पे पहुंच जाता है और उस रूट को तोड़ देता है और उसे फ्री कर लेता है। तभी और ज्यादा रूट्स वहां पे आ जाती हैं और लूजिंग को वेल कवर कर लेती है पूरी तरह से ही। एक डीमोनाइट बोलता है कि ये ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट कितना ज्यादा बेवकूफ है, सेव करने की क्या जरूरत थी उसे, पर इसने सेव
करने की कोशिश की वहाँ पे जाके। दूसरा डीमन नाइट बोलता है, जो लू ज़ेंग से ज्यादा वैरी था, वो बोलता है कि ये यूजलेस है। तो ये अच्छी बात ये कि चला गया है। मैं ये बेट कर सकता हूँ कि इसके पास इतने ड्रीम पॉइंट्स होंगे भी नहीं, तो ये कोई भी लॉस नहीं अगर वो मर भी जाएगा यहाँ पे। तो लाई पीछे की तरफ देखती रही होती है लू ज़ेंग की तरफ, तभी जो रूट्स होती है वो डिस्ट्रॉय होने पड़ती है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। लू ज़ेंग बाहर आ जाता है। लू ज़ेंग ने वो पकड़ी होती है डीमन नाइट और उसे आगे की तरफ लेके जा रहा होता है। लाई सोच रही होती है ये इंसान ये कैसे कर सकता है। वो लान रान भी होती तो मेरे को नहीं लगता कि वो भी एस्केप कर पाती इन ब्रांचेस से डेड ट्री की। ऐसे ही ब्रांचेस देखने में तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, पर इनके अंदर लॉ ऑफ लाइफ है जो इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक टफनेस देता है, जो कि एक डिवाइन टूल के बराबर की होती है। नॉर्मल डिवाइन टूल्स भी उन्हें कट नहीं कर सकते हैं, पर ये लू ज़ेंग बच के निकल पाया उन ककून से जो कि ब्रांचेस से बने हुए थे इतने ज्यादा। ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। वो आगे की तरफ ऐसे उड़ रही होती है, वो लू ज़ेंग की तरफ देख रही होती है, तभी आगे से एक ब्रांच उसे मारती है। वो सोच रही होती है कि मेरे पास तो टाइम भी नहीं है सोचने का, मेरे को जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। तभी एक ब्रांच लू ज़ेंग की तरफ भी आ रही होती है। लू ज़ेंग उसे पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये जस्ट ऑर्डिनरी डेड ट्रीज ही है, मैं इनको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अपनी करंट स्ट्रेंथ को यूज करके, पर मुझे ये डर है कि अगर मैंने डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो जो गेट है डेड कट वो भी टूट जाएगा। लाई सोच रही होती है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सही बंदे को चूज किया हुआ है, ये हेल्प कर सकते हैं मेरी इस सिचुएशन में लान रान और लियू को बचाने के लिए। पर बात यह है कि लियू टेंजिंग एक फॉरेनर, ये तो बताने के लिए मुश्किल है कि वो हमारी हेल्प करेगा कि नहीं, क्योंकि डीमन ट्राइब से शायद ही वो मतलब फाइट करे। मैं से अकेला छोड़ देती हूँ अभी के लिए। लाई बोलते चलो जल्दी से चलते हैं, सिर्फ एक ही सेकंड में चलो। फिर वो अंदर एंटर कर जाते हैं और दूसरी साइड से बाहर निकल आते हैं। वो लू ज़ेंग को बोलती है कि साइड हो जाओ। लू ज़ेंग हैरान होता है, वो अपने एरो को निकाल लेती है। वो एरो ग्रीन कलर का होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये जो ग्रीन ग्लो है एरो के ऊपर, ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लाइफ को कंटेन करता है, तो ये किसी को हर्ट करने के बजाय एक तरह से लाइफ सेवर ही है। ये पहली टाइम है कि मैं इस तरह के वेपन को देख रहा हूँ। वो शूट करती है उस एरो को, वो उस लड़की को लगता है, वो लड़की जाग जाती है, फिर वो ठीक हो जाती है। वो बोलती क्या मैं मेन सिटी में हूँ? लाई बोलती कि नहीं, हम अभी भी गेट ऑफ डेड ट्रीज में ही हैं और तुम्हें इस ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट ने सेव किया है। वो लू ज़ेंग को शुक्रिया बोलती है। लू ज़ेंग बोलता है नहीं ये कुछ भी नहीं है, चलो आगे मूव करते हैं। फिर हमें आगे एक बहुत बड़ा ट्री दिखा देता है। लू ज़ेंग बोलता है वाओ ये तो। लाई बोलती है कि ये एक ग्रेट ट्री है हेवनली डिवाइन वुड का, ये एक सैक्रेड ट्री है एंशिएंट विच रेस के लिए। इसमें टोटल 13 ब्रांचेस हैं और जो मेरा मॉन्स्टर नाइट क्लैन के जो साथी हैं वो 9th ब्रांच के ऊपर फंसे हुए हैं। लू ज़ेंग सोच रहा था ग्रेट ट्री ऑफ हेवनली डिवाइन वुड और एंशिएंट विच रेस के लिए सैक्रेड ट्री है ये। जिस अंडरग्राउंड केव में मैं एंटर हुआ था वहाँ पे 18 एरहेड्स के स्टैचूज थे और वो मायरेट बुद्धा सेंट डोमेन की लेगेसी थी। तो ये जो ग्रेट ट्री है हेवनली डिवाइन वुड का हमारे सामने, ये लेगेसी है एंशिएंट विच रेस के लिए। तो इसका क्या मतलब, ये ड्रीम बैटलफील्ड जो ये कलेक्शन है सभी तरह की जितनी भी रेसेस है उनकी लेगेसीज के लिए, जो पास्ट में था या फिर प्रेजेंट में था। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स को पा सकूंगा तो वो ज्यादा ग्रेट होगा। फिर बोलते चलो ऊपर चलते हैं। वो ऐसे मूव कर रहे थे ऊपर की तरफ। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि हम ऑलमोस्ट आधे घंटे से उड़ ही रहे हैं, हम मिलियंस ऑफ फीट ऊपर पहुंच गए हैं, पर अभी तक हमने एक भी सिंगल ब्रांच नहीं देखी। कितना ज्यादा लंबा ये डिवाइन ट्री है हेवनली वुड का। तभी हमें आगे का सीन दिखा देता है, एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ एसिड गिरा होता है, वो मर रहा होता है। वेल वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स आगे होते हैं, फिर वो सभी इंसेक्टों से घेर लेते हैं और खा जाते हैं। लाई बोल रही थी कि ज्यादा अच्छा होगा अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम वेल बचा भी नहीं सकते हैं। इस एरिया को लीव करके हम फर्स्ट ब्रांच तक पहुंच जाएंगे। वो ऐसे मूव कर रहे होते हैं। लू ज़ेंग वो रुक जाते हैं जगह पे। लू ज़ेंग हैरान होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये सैक्रेड प्लेस है एंशिएंट विच रेस के लिए, एक सिंगल ब्रांच एक पूरी सिटी को अकोमोडेट कर सकता है। किसी स्ट्रेंज रीजन के लिए जो पूरी एंशिएंट विच रेस थी वो डिसअपियर होगी पूरे यूनिवर्स से और एक थोड़ा सा भी ट्रेस फाइंड नहीं कर पा रहे हम उनका। लू ज़ेंग बोलता है कि हम फर्स्ट ब्रांच के ऊपर क्यों रुक गए, हम जा तो सकते हैं ऊपर अभी। लाई बोलती है इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। फर्स्ट ब्रांच की स्टार्टिंग से एक एक्सट्रीमली पावरफुल कर्स प्लेस किया गया है बाकी ब्रांचेस के ऊपर। अगर तुम सही पाथ को फॉलो नहीं करोगे इस ब्रांच से और ऐसे सीधे उड़ने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। तुम ऐसे कंटिन्यू मतलब उड़ नहीं सकते हैं और ऊपर की तरफ जा नहीं सकते। लू ज़ेंग बोलता है एक कर्स। वो फिर ऐसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं। लू ज़ेंग हैरानी से आगे की तरफ देखता है, वहाँ पे एक अल्टर टाइप होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा स्केलेटन्स रखे होते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ऐसे देखने से लग रहा है कि ये सभी जो हेड है ये छोटे बच्चों के हैं। ऐसा लग रहा है कि जो एंशिएंट विचेस थी वो बहुत ज्यादा गंदी थी और इतने ज्यादा गंदे काम करती थी। लू ज़ेंग उन बच्चों के स्केलेटन्स की तरफ घूर रहा होता है। लाई बोलती है कि ये एंशिएंट रिचुअल प्लेटफॉर्म है एंशिएंट विच क्लैन का, जो कर्स को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। जो कर्स होगा वो इमीडिएटली टूट जाएगा अगर हम इस वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ेंगे। तो फिर वो ऐसे चढ़ जाते हैं। जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर कुछ वर्ड्स ग्लो करते हैं, फिर वो वर्ड्स हवा के फिर वर्ड्स ऊपर की तरफ फ्लाई करते हैं और एक बीम लाइट की ऊपर की तरफ जाती है। लाई बोलती है ठीक है अब हम ऊपर जा सकते हैं। फिर वो ऐसे चलते चलते 7th ब्रांच पे पहुंच जाते हैं। लू ज़ेंग सोच रहा होता है ये 7th ब्रांच है तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज सी स्ट्रॉन्ग सी पावर लग रही है इस ब्रांच से आ रही है ऐसा। तो वहाँ पे आगे की तरफ देख रही होती है लाई, वहाँ पे मतलब लीव्स गिर रहे होते हैं नीचे की तरफ। लाई बोल रही होती है हम फाइनली पहुंच गए। ऐसा लग रहा है कि जो डीमन रेस के मार्शल आर्टिस्ट थे वो लॉर्ड लान रान के फॉलिंग लीफ फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए हैं। फिर लू ज़ेंग भी आगे की तरफ जाता है, वो आगे की तरफ देख रहा होता है। लान रान और लियू एक लीव्स के फॉर्मेशन के अंदर होते हैं, डीमंस ने घेरा होता है। वो दोनों मतलब बैटल की फॉर्मेशन में होते हैं। एक डीमन बोल रहा होता है कि हमने इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट किया इनके ऊपर। ये जो लीफ फॉर्मेशन है तो कुछ ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है और ऊपर से हमने इनको मारने की प्रोसेस में 2 भाइयों को भी खो दिया। एक डीमन बोलता है ठीक है मैं आगे जाता हूँ, तुम बाकी जो वो मेरी लीड को फॉलो करना, हम अगर साथ में अटैक करेंगे तो हम इन्हें हरा सकते हैं। लान रान बोल रही होती है कि लियो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लियो बोलती है हाँ ऐसा लग रहा है मुझे, हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा सब कुछ। लान रान बोलती है कि मुझे तुम्हारा नेचर सही लगा और तुम एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर तुम फ्री होते तो तुम अपर वर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छी तरह से शाइन करते और एक ट्रेजर होते हमारे मॉन्स्टर नाइट क्लैन के लिए। लियो चुप होती है, फिर वो बोलती है हाँ, वो सोच रही होती है कि बुरी बात है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि जो किंग के ऑर्डर्स है वो एब्सोल्यूट है, मैंने किंग को गुस्सा दिलाया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लान रान बोलती है कि घटिया से इंसान यहाँ पे आ रहे अटैक करने के लिए, चलो चलते हैं। लियो बोलती है हाँ। सो गाइस चैप्टर नंबर 284 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।